क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन dx ओवर x प्लस 2 x प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका समाकलन कर देना है। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है। अब मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं इसको सरल फॉर्म में लिखूँगा। मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से इंटीग्रेशन कर लेता हूँ, आंशिक भिन्न का प्रयोग करते हुए। ठीक है, आंशिक भिन्न का मतलब हुआ कि कहीं पर ऐसा लिखा है 1/2 × 3 ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 - 1/3। ठीक है, अलग अलग फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया। यहाँ पर दो मल्टीप्लाई में हैं तो अलग अलग फ्रैक्शन के रूप में ये लिखने हैं। तो चलिए पहले मैं इसको आंशिक भिन्न में तोड़ता हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करता हूँ। तो लेट माना 1/x + 2 x + 3 = a/x + 2 + b/x + 3 ऐसा लिख देते हैं इसको, क्योंकि ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। लीनियर मतलब एक एक घात के हैं, तो इसको ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, या मैं क्या करूं कि पूरी इस इक्वेशन में x + 2 x + 3 से मल्टीप्लाई कर लूं, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कट जाएगा, तो यहाँ तो बच जाएगा 1 = a, x + 2 से x + 2 कट गया तो ये हो जाएगा x + 3 प्लस इससे ये कट जाएगा तो b के साथ क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। यहाँ भी मल्टीप्लाई इसकी की, यहाँ भी मल्टीप्लाई इसकी की, यहाँ भी मल्टीप्लाई इसकी की, तो ये आ गए। अब यहाँ पर दो तरीके हैं सॉल्व करने के। मैं आपको एक तरीका ऐसा बताता हूँ, 1 = मल्टीप्लाई करिए ax + 3a प्लस bx + 2b। दिस इम्प्लाइज दैट 1 = इसमें कॉमन देखिए, x कॉमन है तो a + b प्लस जो कांस्टेंट टर्म है 3a + 2b। ठीक हो गया। अब आप देख रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो मैं इसको कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, x के गुणांकों की तुलना करने पर और जो कांस्टेंट पद हैं उनके आपस में तुलना करने पर, तो यहाँ तो x का कोई पद नहीं है, इसका मतलब x गुणा 0 है, इसका मतलब a + b क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। a + b = कितना हो गया, 0 हो गया। a + b की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, अब ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, तो 3a + 2b = 1। अब सॉल्व कर लीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2a + 2b = 0, ये है 3a + 2b = 1। घटा देंगे, सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, घटा देंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो कट गया, +2b - 2b। 2a - 3a कितना हो जाएगा, -a = -1। तो दिस इम्प्लाइज दैट a = कितना हो गया, a = 1 आ गया। a की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ गई। अब a की वैल्यू जब 1 आएगी तो यहाँ a को 1 कर लूँगा तो b कितना हो जाएगा, +1 आ जाके -1 हो जाएगा, तो b = हो गया -1। तो a = 1 और b = -1 हो गया, क्योंकि ये हमको मालूम नहीं थे कि a और b क्या है। तो a की वैल्यू 1 हो गई और b की वैल्यू -1 हो गई। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। ठीक है, इतना मैं माना नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं x की जगह -3 कर दूंगा। तो जैसे मैंने अपनी तरफ से x = -3 किया, ये पूरा 0 हो गया, x की जगह -3 हो गया, -3 + 2 तो -1, तब -b = 1 और b की वैल्यू कितनी हो गई, -1। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, x = -2 रखूँगा इसमें, तो x = -2 क्या है तो 0 हो गया, x की जगह पे -2 क्या है तो -2 + 3 1, तो a = 1। यहाँ से भी a = 1 b = -1 आएगा।
तो जैसे चाहो आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो मेरे पास ए और बी के मान यहां पर निकल गए, ठीक हो गया। ए का मान भी निकल गया, बी का भी निकल गया। तो दिस इंप्लाइज दैट 1/x+2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू ए मीन्स 1/x+2 प्लस बी की जगह -1 है तो माइनस कर लेता हूं, माइनस बी की जगह 1 है तो 1/x+3, ठीक है। अब इंटीग्रेशन है ये, तो मतलब मैंने इसको ब्रेक करके 1/x+2 इंटू x+3 की जगह लिख दिया 1/x+2 माइनस 1/x+3। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन dx/x+2 x+3 इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो इसका भी करना पड़ेगा, इसका भी करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx/x+2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx/x+3। इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो इसका भी होगा और इसका भी होगा, ठीक है। अब ये अलग अलग हो गए, इसी का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। आंशिक भिन्नों में ये टूट गया, अलग अलग भिन्न बन गई, अलग अलग फ्रैक्शन हो गए, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं, आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये मेरे पास आया है यहाँ पर इंटीग्रेशन dx/x+2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x+3। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग में आ जाएगा, लॉग मॉड ऑफ x+2, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है, सीधा इसका लॉग हो जाएगा, माइनस इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग x+3 और प्लस c रख लीजिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, लॉग a माइनस लॉग b, आप जानते हैं log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई b। log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई b। ये हो जाएगा log मॉड ऑफ x+2 डिवाइडेड बाई x+3 log a माइनस log b, तो log a बाई b प्लस c। अब आप चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हैं, तो log x+2 डिवाइडेड बाई x+3 प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन एक्चुअली ये आ गया, ठीक है। तो इस रूप में एक क्वेश्चन करना है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट जो मेरे पास है उसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। ये वाला, ये निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11, इसको भी सॉल्व करते हैं। आइए, तो इस रूप में क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, 1 बाय 1 मैं चल रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस। एक लाइन का इक्वेशन ये है, एक लाइन का इक्वेशन ये है, इन दो लाइंस के बीच में, इन दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक लाइन क्या है, x/2 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/1। रेखा के दिक् अनुपात, इस रेखा के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, व्हाट विल बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन क्या हो जाएगा, ये A1 है, ये B1 है, C1, ये डायरेक्शन रेशियोज है, दिक् अनुपात हैं ये। तो यहां मैं लिख लेता हूं A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू 2, C1 इज इक्वल टू 1। ये हो गए डायरेक्शन रेशियोज, दिक् अनुपात। अब इस रेखा के दिक् अनुपात देखो, x माइनस 5/4 इज इक्वल टू y माइनस 2/1
इज इक्वल टू z-3/8 के दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, इस रेखा के दिक् अनुपात क्या होंगे, ये होंगे, ये दिक् अनुपात हैं। तो मैं लिख देता हूं A2 इज इक्वल टू 4, B2 इज इक्वल टू 1 और C2 इज इक्वल टू 8। ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। ठीक हो गया। यदि इन रेखाओं के बीच में, यदि इन रेखाओं के बीच में, यदि इन रेखाओं के बीच में थीटा कोण हो तो, यदि इन रेखाओं के बीच में थीटा कोण हो तो इसके और इसके बीच में यदि थीटा एंगल है, ठीक है, तो आप जानते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये यदि इन दो लाइंस के बीच में, इस रेखा और इस रेखा के बीच में थीटा कोण है तो कॉस थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर स्क्वायर रूट में इंटू स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू निकाल लेते हैं। मैं वैल्यू रख लेता हूं। देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब मुझे पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव नहीं लेनी है। तो A1 A2, A1 A2 का मतलब हुआ ये 2 गुणा गया 4 प्लस B1 B2 का मतलब हुआ 2 इंटू 1 प्लस C1 C2 का मतलब 1 इंटू 8 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ये हो गया कॉस थीटा। ठीक हो गया। अब चलिए कॉस थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला भी हमने लगा लिया है, लाइंस के बीच में एंगल का फॉर्मूला भी मैंने यूज़ कर लिया है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, ओनली आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू। तो कॉस थीटा मेरे पास क्या हो गया डियर स्टूडेंट, देखो 8 प्लस 2 10 प्लस 8 18 बाई स्क्वायर रूट ऑफ, अब सब पॉजिटिव है इसलिए मैंने वो मॉड हटा दिया, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 8 और 1 9 9, ये तो 9 हो गया। दूसरे स्क्वायर के अंदर देखिए 16 प्लस 1 प्लस 64, ये तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 18 बाई, इसका स्क्वायर रूट हो गया 3। ठीक है, और ये कितना हुआ, इसको आप देखेंगे 4 और 1 5 5 अच्छा 11 का 1 1 6 1 7 और 1 8 81 हो गया एक्चुअली ये। ठीक है, चलो एक लाइन लिख लेता हूँ, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 81, तो ये हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 18 बाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 81, 81 का वर्गमूल हो गया 9, तो 9 दूने 18, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3, 2/3 हो गया कॉस थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3, ऐसे तो लिखते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़े हुए हैं। तो कॉस थीटा 2/3, तो थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, कॉस इनवर्स 2/3 से। तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इन रेखाओं के बीच का कोण लिख देना चाहिए। लास्ट लाइन जो है, जब आप आंसर निकाल लेते हैं तो लिख देना चाहिए। ठीक हो गया, इन रेखाओं के बीच का कोण, इन रेखाओं के
इन रेखाओं के बीच का कोण, एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स क्या हो जाएगा, बराबर कॉस इनवर्स 2/3। कॉस इनवर्स 2/3 इन दो लाइन्स के बीच का एंगल आ गया। भाई यही पूछा हुआ था, बीच का कोण चाहिए आ गया। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन नीचे दिया गया है। प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 3 का मान ज्ञात कीजिए। ए रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ p फॉर x इज लेस देन 3। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये प्रायिकता बंटन है। बंटन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। बंटन मतलब वितरण, प्रायिकता का वितरण। जैसे ये चर है, x की वैल्यू जब 0 है तो उसके लिए प्रायिकता 0 है। x की वैल्यू जब 1 है तो प्रायिकता का मान k है। x की वैल्यू 2 है तो प्रायिकता का मान 2k है। x की वैल्यू 3 है तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 4k है। x की वैल्यू 4 है तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 3k है। और इस बात को आप जानते हैं कि समस्त प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, आपने कोई डाइस फेंका तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 निकलने की भी 1/6, 3 निकलने की भी 1/6, 4 निकलने की भी 1/6, 5 निकलने की भी 1/6, 6 निकलने की भी 1/6। सब जोड़ोगे तो प्रोबेबिलिटी का सम 1। क्वाइन टॉस किया, हेड गिरा, प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल गिरा, प्रोबेबिलिटी 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 1, जब दो इवेंट हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इतने प्रकार की वैल्यूज हैं किसके, इस चर के, इस वेरिएबल की। इनके हिसाब से ये प्रायिकताएं हैं। तो यदि मैं इन सब प्रायिकताओं को जोड़ूंगा तो वो आएगा 1। ठीक है, तो आप जानते हैं कि समीशन I वैरी फ्रॉम 0 to 4 PI इज इक्वल टू 1। देखो इसको लिखने का तरीका आप देखो, इसका मतलब क्या है, I कहाँ से, 0 से 4 तक, 0 1 2 3 4। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट जब I 0 हो तो ये हो गया P0, प्लस जब I 1 हो गया, क्योंकि I की वैल्यू कहाँ कहाँ जा रही है, I इज इक्वल टू 0 1 2 3 और 4, 0 1 2 3 और 4, ये I की वैल्यूज। तो ये हो जाएगा P, जब 0 किया I 0 तो P0। और समेशन का मतलब हुआ सम, जोड़ते जाइए। उसके बाद I की वैल्यू 1 तो ये हो गया P1, प्लस जब I की वैल्यू 2 तो ये हो गया P2, जब I की वैल्यू 3 तो ये हो जाएगा P3, प्लस जब I की वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगा P4। अब आप देखो दिस इज इक्वल टू P0, x की वैल्यू जब 0 है तो प्रोबेबिलिटी 0, तो 0 प्लस x की वैल्यू जब 1 है तो प्रोबेबिलिटी है k, प्लस x की वैल्यू जब 2 है तो प्रोबेबिलिटी है 2k, x की वैल्यू जब 3 है तो प्रोबेबिलिटी है 4k, प्लस P4 मतलब जब x 4 है तो प्रोबेबिलिटी है 3k इज इक्वल टू कितना हो गया, ये सब जोड़ 1 के बराबर है ना, 1 के बराबर सम है तो ये 1 हो गया। अब कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट 3k, ठीक है, 7k 10k, तो 10k इज इक्वल टू हो गया 1। दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू 1/10 आ गया, k की वैल्यू 1/10 हो गई। ठीक, अब एक्चुअली निकालना क्या है, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 3। ठीक है, अब इसको आपको ध्यान से देखना है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 3, प्रायिकता का मान जब x की वैल्यू 3 से छोटी है, बराबर नहीं कह रहा है, 3 से छोटा। अब 3 से छोटा कौन है, 2 भी 3 से छोटा है, ये भी 3 से छोटा है, ये भी 3 से छोटा है। x इज लेस देन 3 मतलब 3 से लेस, ये भी 3 से लेस है, ये भी 3 से लेस है, ये भी 3 से लेस है। ठीक है,
तो क्या हो जाएंगी प्रोबेबिलिटीज, केवल 3 आएंगी, इसका 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 सम, P मतलब प्रोबेबिलिटी। प्रायिकताएं निकालिए, ठीक है। कब? जब x की वैल्यू 3 से छोटी, 3 से छोटी में कौन कौन आ जाएंगे, 3 से छोटी वैल्यू मतलब ये, और इनके संगत प्रायिकताएं ये हैं, तो यहां मैं लिख दूंगा दिस इज इक्वल टू 0 प्लस k प्लस 2k, ये है इसका मतलब। एंड दिस इज इक्वल टू k प्लस 2k कितना हो गया 3k, तो 3 इंटू के हो गया आपके पास 1/10, ये k की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3/10, ठीक है। तो ये है प्रायिकता बंटन। आ गया समझ में? इस रूप में एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए। सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन f सच दैट n मैप डाउन n एकैकी तथा आच्छादक दोनों ही हैं, सो दैट f सच दैट n मैप डाउन n गिवन बाई fx इज इक्वल टू, ये फंक्शन है, ये फंक्शन डिफाइंड है, ये फलन परिभाषित किया गया है किसके अंदर, f सच दैट n मैप डाउन n, n मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, ऐसी मैपिंग हुई है और इस रूप में है। fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 यदि x क्या है विषम है, x माइनस 1 यदि x क्या है सम है, fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 व्हेन x इज ऑड, fx इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 व्हेन x इज इवन, ठीक है। तो हमको ये दिखाना है कि ये जो मैपिंग है, ये जो मैपिंग है, ठीक है, ये जो फलन है fx, ये कैसा है, एकैकी भी है और आच्छादक भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, सो दैट द फंक्शन f सच दैट n मैप डाउन गिवन बाय इज बोथ 1 1 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है, 1 1 ऑन टू, ये हमको दिखाना है। अब देखो मैपिंग कैसी है, थोड़ा मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं। एक सेट माना मैंने ले लिया, ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सेट है, प्राकृत संख्याओं का सेट है। दूसरा सेट भी नेचुरल नंबर ही है, ये भी प्राकृत संख्याओं का सेट है। मैपिंग हो रही कि यहाँ से यहाँ f सच दैट n मैप डाउन n, ये भी प्राकृत संख्याएं हैं, ये भी प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड अप टू सो ऑन, चलता रहेगा अनंत तक प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। ये भी नेचुरल नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन, ठीक है ना। तो अब आप देखो एक चीज देखिए आप कि यहां जब x विषम है, x जब विषम है, आप देखो x विषम है ना, x यहां है, x के मान यहां होते हैं और fx के मान यहां होते हैं, ठीक है, जिसको हम कभी y भी कहते हैं। तो जब x विषम है, विषम यहां कौन है, ऑड कौन है, 1 है 3 है 5 है 7 है, तो 1 कहां जाएगा, जब x ऑड है, x की जगह 1 कर दूंगा तो 1 + 1 2, ये चला जाएगा, इसकी मैपिंग चली जाएगी 2 पर, ठीक है। जब x 2 हो जाएगा, 2 मतलब सम इवन, तब इसकी मैपिंग कहाँ जाएगी, 2 - 1 1 पर, 2 की मैपिंग चलेगी 1 पर। जब x 3 है, 3 मतलब विषम ऑड है, ठीक है, और विषम के लिए ये है, जब x विषम है तो फंक्शन ये है, तो विषम मतलब 3 और 1 4, ये चला गया 4 पर। जब x 4 है, 4 मतलब इवन, सम संख्या है, तो सम के लिए fx ये है, तो x की वैल्यू 4, तो 4 - 1 3, ये चला गया यहाँ, तो ये 5 चला जाएगा 6 पर और 6 की मैपिंग 5 पर। तो ऐसा ही चलता रहेगा मैपिंग कंटिन्यू, 7 की मैपिंग 8 पर और 8 की मैपिंग 7 पर। तो इन जनरल आप देखेंगे यदि 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो इतने में ही आपका काम हो गया था, इतनी आपने दिखा लिया था। पर यह है
ये है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें आपको अपने लॉजिक देने होंगे। वैसे तो आप देख रहे हैं कि ये एक एक भी है, एक एक मतलब 1 1, 1 की मैपिंग 2 पे है, 2 की मैपिंग 1 पे है, 3 की मैपिंग 4 पे है, 4 की मैपिंग 3 पे है, 5 की मैपिंग 6 पे है, 6 की मैपिंग 5 पे है, 7 की मैपिंग 8 पे है, 7 की मैपिंग 8 पे है, 8 की मैपिंग 7 पे, ऐसे ही चलता रहेगा आगे। तो 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। 1 1 मतलब इसका प्रत्येक एलिमेंट की एक इमेज है, यहाँ किन्हीं 2 एलिमेंट की एक इमेज नहीं है, एक का एक प्रतिबिंब है, ठीक हो। और इसका कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसका किसी न किसी एलिमेंट का प्रतिबिंब ना हो। इसके प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिबिंब, ये जो प्रतिबिंब है ना यहाँ, ये जो प्रतिबिंब है यहाँ सारे, वो किसी न किसी एलिमेंट के प्रतिबिंब है। इसके सारे एलिमेंट यहाँ जुड़े हैं, यहाँ कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं जो खाली हो, जो छूट गया हो, नहीं। तो 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, एक एक भी, आच्छादक भी है। पर मैं इसको जो तरीका है इसका 1 1 और ऑन 2 दिखाने का, उससे करता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने आपको ये समझा दिया, ठीक है। आपके समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन ये क्या है। अब आप देखो, यदि मैं लेता हूं कि यदि f(x1) इज इक्वल टू f(x2), यदि मैं f(x1) और f(x2) को बराबर ले लेता हूं, किस रूप में? जब x1 विषम है, जब x1 विषम है तथा x2 सम है। If I write f(x1) is equal to f(x2) when x1 is odd and x2 is even, तो ये तो आप जानते हैं ना कि जब हम 1 1 मैपिंग दिखाते हैं, 1 1 मैपिंग दिखाते हैं, एक एक प्रतिबिंब दिखाते हैं, तो हम f(x1) is equal to f(x2) लिखते हैं और लास्ट में हमारे पास क्या आता है? x1 is equal to x2। ये तो करते हैं, f(x1) is equal to f(x2) रखते हैं और लास्ट में क्या आता है? x1 is equal to x2। उसको सॉल्व करने के बाद तो हम कहते हैं मैपिंग क्या है? 1 1 है। तो f(x1) is equal to f(x2). अब f(x1) देखो, x1 क्या कहा मैंने? विषम, क्योंकि इसमें जो संख्याएं होंगी, इसमें जो नंबर्स हैं, या तो सम है या विषम है, या तो इवन है या ऑड है, ठीक हो गया। तो यदि x1 विषम है और x2 सम है, तो अब आप देखो f(x1) क्या हुआ? जब x विषम है, ठीक है, तो x1 विषम है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी फंक्शन की, यहाँ पर f(x1) क्या हो जाएगा? x1 + 1, तो x1 + 1 इज इक्वल टू f(x2). जब x2 सम है, तो x2 यदि सम है तो फंक्शन ये हो जाएगा, तो f(x2) क्या हो जाएगा? x2 - 1, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। और इसको मैं यहाँ ले आऊँ और इसको यहाँ ले आऊँ, तो इसका मतलब हुआ कि x1 x2 - x1 इज इक्वल टू 2। इसको मैं यहाँ ले आऊँ, इसको मैं यहाँ ले आऊँ, तो x2 - x1 कितना आ गया? 2 आ गया। अब ये जो दो नंबर हैं, एक सम है और एक विषम है, एक इवन है और एक ऑड है, तो कभी भी इवन और ऑड नंबर्स का डिफरेंस 2 नहीं होता, ठीक है। कभी भी एक सम और एक विषम संख्या का अंतर 2 नहीं होता। दो सम संख्याएं हैं, उनका अंतर 2 हो सकता है, जैसे 2 और 4 है, 4 और 6 है, 6 और 8 है, या 2 ऑड नंबर हैं, कैसे? जैसे 1 3 डिफरेंस 2, 3 5 डिफरेंस 2, 5 7 डिफरेंस 2, ठीक है ना। पर एक सम है और एक विषम है, उनका कभी अंतर 2 नहीं आता। जैसे 1 और 2, इसका डिफरेंस कितना हो गया? 1, या 1 और 4 डिफरेंस 3, या 1 और 6 डिफरेंस 5, या 2 और 3 डिफरेंस 1, 2 और 5 डिफरेंस 3। तो एक समय दूसरी विषम है, तो उनका अंतर कभी भी
2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्याएं x1, इसका मतलब ये हुआ कि x1 x2 या तो सम है, x1 x2 या तो सम है या क्या है, विषम है। ठीक है ना भाई, x1 x2 क्या होंगे, इसका मतलब x1 x2 दोनों या तो सम होंगे या दोनों विषम होंगे। ठीक हो गया, या दोनों विषम होंगे। ठीक है ना भाई, हमने x1 x2 लिया और एक को हमने सम माना और एक को हमने विषम माना और हमको रिजल्ट मिल गया कि ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब ये दोनों x1 x2 या तो सम होंगे या विषम होंगे। ठीक है, यदि x1 x2 सम हैं, इफ x1 x2 आर इवन, तो यदि ये सम हैं तो f(x1) इज इक्वल टू f(x2) ले लेते हैं। अब 1 1 दिखाने के लिए ये तो हम अपनी तरफ से लिखते हैं। तो f(x1) कितना हो गया, सम है ना, सम मतलब इवन, तो सम के लिए फंक्शन ये है। ठीक है, तो f(x1) मतलब x जगह x1, x1 - 1 इज इक्वल टू x2 भी क्या है, सम है, x2 भी इवन है, तो फंक्शन f(x2) क्या हो जाएगा, x2 - 1, -1 से -1 कट गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, यदि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है, यहां दो इमेजें x1 और x2 के प्रतिबिंब यदि समान है, इसका मतलब ये हुआ कि x1 और x2 के प्रतिबिंब समान हैं। ठीक है, x1 का प्रतिबिंब भी वही है और x2 का प्रतिबिंब भी वही है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है ना, मतलब यहां दो अलग अलग संख्याओं का एक ही प्रतिबिंब है, इसका मतलब ये हुआ। तो रिजल्ट क्या निकला, x1 इज इक्वल टू x2। वो x1 x2 अलग अलग नहीं, वो सेम है। ठीक है, कोई दो संख्याएं नहीं है, वो एक ही संख्या है, एक ही संख्या का एक प्रतिबिंब तो है ही। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, f एक है। f क्या है, एक है, f इज 1 1। ठीक, दूसरी चीज लेता हूं मैं कि यदि x1 x2 दोनों क्या हैं, विषम हैं। चलिए x1 x2 में क्या ले रहा हूं, दोनों क्या हैं, विषम हैं। अब दोनों को लेना पड़ेगा ना केस को, क्योंकि हमने अभी लिखा था कि x1 x2 या तो दोनों सम हैं या क्या है, विषम हैं। तो यदि x1 x2 दोनों विषम हैं, इफ x1 एंड x2 आर बोथ ऑड, तो f(x1) इज इक्वल टू f(x2) रखूंगा मैं एक दिखाने के लिए, 1 1 दिखाने के लिए। f(x1) विषम है जब x1 क्या है, विषम है, x ऑड है, तो फंक्शन ये है। तो f(x1) क्या हो जाएगा, x1 + 1, तो हो जाएगा x1 + 1 इज इक्वल टू f(x2), x2 भी क्या है, विषम है, x2 ऑड है, तो f(x2) हो जाएगा x2 + 1। तो इसका मतलब हुआ 1 से 1 कट गया, तो x1 बराबर x2, x1 बराबर क्या हो गया, x2 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f एक की है, f(x) या f इज 1 1। ठीक है ना, तो फंक्शन एक की है, फंक्शन इज 1 1। ठीक हो गया। अब आच्छादक दिखाने की तरफ आता हूं मैं। ऑन टू हम कैसे दिखाते हैं, ठीक है, ऑन टू मैपिंग हम कैसे दिखाते हैं, चलिए उसकी ओर आते हैं। ठीक है, 1 1 तो मैंने दिखा दिया, एक कि तो मैंने दिखा दिया। अब मैंने क्या दिखाना है, आच्छादक दिखाता हूं। माना सप्रांत n, ये प्रांत है, ये सप्रांत है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है।
सप्रांत n का कोई विषम संख्या 2r+1, ठीक है, सप्रांत n की कोई विषम संख्या 2r+1 प्रांत n की संख्या 2r+2 की प्रतिबिंब होगी, +2 का प्रतिबिंब होगा। अब ध्यान दीजिए यहां पर क्या लैंग्वेज लिख रहा हूं मैं, इसको ध्यान दीजिए जरा। देखिए, इसका कोई भी एलिमेंट मैंने लिया, जनरल एलिमेंट, जैसे 2r+1, 2r+1 मतलब विषम संख्या है। r का मान 1 रखो, ये बन जाएगा 3, r का मान 2 रखो, ये बन जाएगा 5, r का मान 3 रखो, ये बन जाएगा 7, r का मान 4 रखो, ये बन जाएगा 9। तो ये विषम संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है और नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक। अब जितने ऑड नंबर हैं यहां जितने ऑड नंबर हैं, यहां जितनी विषम संख्याएं हैं, वो इस प्रांत की किन संख्याओं के प्रतिबिंब होंगे? 2r+2 के, 2r+2 के प्रतिबिंब होंगे वो। क्यों होंगे? क्योंकि जब ये विषम है ना, जब ये विषम है, कौन? आप देखो, जब x विषम है तो सम बन गया। x विषम है मतलब यहां कोई विषम संख्या है पर x+1 सम हो गया, ठीक है। अच्छा, x यदि सम है तो x-1 क्या हो जाएगा? विषम। जैसे x सम है, x बराबर 4, तो ये क्या हो जाएगा? 3। तो वही बात यहां पर भी हो रही है। ये जो है ये विषम है, ये विषम है मतलब ये विषम है, विषम प्रतिबिंब है। इसका मतलब यहां कोई विषम संख्या का प्रतिबिंब है तो वो किसका प्रतिबिंब होगा? यहां से सम संख्या का होगा वो, ठीक है ना। आप देख रहे हैं 1 की मैपिंग 2 पे, 2 की मैपिंग 1 पर, ठीक है। तो सम संख्याओं की देखो, 2 का ऑड पे जा रहा है, विषम। 2r+1 ये ऑड है, ये विषम संख्या है, तो ये किसकी मैपिंग है? 2r+2 की। ये सम संख्या हो जाएगी। 2r+1 विषम है तो 2r+2 क्या है? सम है, ठीक है ना। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा। आप x की जगह क्या रख देंगे? 2r+1, तो 2r+2 हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए, सप्रांत n का n की कोई सम संख्या सहप्रांत n की कोई सम संख्या किस फॉर्म की होगी? 2r फॉर्म की होगी। r = 1 तो 2, r = 2 तो 4, r = 3 तो 6, ठीक हो गया ना। इसका कोई एलिमेंट जो कि सम है वो किस रूप में होगा? 2r के रूप में होगा, ठीक है। सप्रांत n की कोई संख्या 2r प्रांत n के किसी संख्या 2r-1 का प्रतिबिंब होगा कि नहीं होगा? 2r-1 का प्रतिबिंब होगा। ये 2r के नहीं होगा, क्योंकि जब मैं यहां पर आप देखो x की जगह मैं 2r-1 करूंगा तो ये 2r बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? x की जगह क्या किया मैंने? x की जगह 2r-1 रखा, ठीक है ना। x की जगह 2r-1 किया तो 2r-1 + 1 क्या हो गया? 2r हो गया। और 2r तो बन गया सम, 2r क्या बन गया? सम बन गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? 2r क्या बन गया? सम बन गया। 2r सम है और यह 2r-1 का प्रतिबिंब है। और सरलता से समझाता हूं,
कि यहाँ का जो इवन नंबर है, यहाँ की जो सम संख्याएं हैं, वो यहाँ किसका प्रतिबिंब है? अपने से एक कम की प्रतिबिंब है। जैसे 2 किसकी प्रतिबिंब है? 1 की, 2 से एक कम 1 की है। 4 किसका प्रतिबिंब है? 3 का एक कम। 6 किसका प्रतिबिंब है? 5 का एक कम। 8 किसका प्रतिबिंब है? 7 का। तो 2r मतलब सम संख्या, तो 2r किसका प्रतिबिंब होगी? 2r - 1 का होगी। वैसे ही मैंने एक तरीका आपको और एक दिखा दिया। ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में आप देख रहे हैं, इस रूप में आप देख रहे हैं कि सम संख्याएं प्रतिबिंब होंगी इन संख्याओं के, और विषम संख्या प्रतिबिंब होगी इस संख्या के। ठीक है? और इसके सारे नंबर कौन कौन हैं? 2r, देखो ना, 2r और 2r+1 दो चीज हो गए ना, 2r और 2r+1। 2r ये सम संख्या, अरे विषम संख्या, तो यहां सारे सम संख्या भी कवर हो गए और विषम संख्याएं भी कवर हो गई। 2r और 2r+1 पे सम संख्या और विषम संख्याएं सब कवर हुई कि नहीं हुई? तो इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट? इसका मतलब ये हुआ कि f आच्छादक है। f आच्छादक है, तो ये हमने दिखा दिया कि f एकैकी व आच्छादक है। f एकैकी व आच्छादक है। ठीक है डियर स्टूडेंट? इस रूप में क्वेश्चन सॉल्व करना था। आ गया समझ में? ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 दो पार्टों में पूछा हुआ है। मतलब इससे पहले जो मैंने अभी सॉल्व किया और ये अथवा में है, या तो वो करना था या ये करना है। ठीक है? सिद्ध कीजिए कि a = 1 2 3 4 5 ये कोई सेट है, समुच्चय है, में r ये संबंध है ए बी सच दैट मॉड ऑफ a - b सम है, द्वारा प्रदत्त फलन r एक तुल्यता संबंध है। कोई सेट a है, सेट के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, और एक संबंध है इसमें r है ए बी सच दैट a - b सम है, ये है। ठीक हो गया? ए बी क्या है? माने इसके एलिमेंट हैं। तो ए बी दो ऐसे नंबर हैं कि उनको मैं घटा दूं, सब्ट्रैक्शन कर दूं और उसका मॉड ले लूँ, सम संख्या निकलेगी। ठीक है? इंग्लिश में यहाँ से पढ़ लेता हूँ। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड ऑफ a - b इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 2 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है? अब देखो आप, मेरे पास जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा? आप ध्यान दीजिए, a और b का अंतर सम है, a और b का डिफरेंस क्या है? इवन है। तो यहां किसका अंतर सम संख्या होगा? 1 और 3 का, 1 और 3, 1 - 3 -2 और उसका मॉड +2। ठीक है? 1 और 5, 1 और 5 का डिफरेंस 4। ठीक है? 1 का 3, 1 का 5, 2 का किसके साथ? अच्छा, 2 का 4 के साथ, 2 और 4 का डिफरेंस 2, और 3 और 5 का डिफरेंस भी 2। तो केवल जो है ये जो R है, इसमें केवल ये 4 एलिमेंट आएंगे, 1 3 1 5 2 4 3 5। इसका डिफरेंस 2, इसका अंतर 4, इसका अंतर 2, इसका अंतर 2। तो इस R के ये एलिमेंट हो गए। ठीक हो गया? R के एलिमेंट में मेरे पास आ गए। ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, आप जानते हैं फॉर एवरी प्रत्येक a बिलोंग्स टू a के लिए, इसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए मॉड ऑफ a - a इज इक्वल टू 0, जो कि सम है, जो कि
सम है, इसका मतलब ए बिलोंग्स टू आर। कोई एलिमेंट ले ले, मैंने ए में से ए घटाओ तो 0, और 0 अपने आप में 0 में 2 का भाग चला जाता है, तो एक प्रकार का सम हो गया ये। तो ये सम आ गया, ठीक है, सम आ गया डिफरेंस, इसका मतलब ए बिलोंग्स टू आर। तो स्वयं का स्वयं पर संबंध हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, अपने का अपने पर संबंध हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब आर क्या है, स्वतुल्य है, आर इज रिफ्लेक्सिव, स्वयं का स्वयं से संबंध, ये स्वतुल्य हो गया। दूसरा देखिए, ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए कोई पेयर मैंने यहां से ए बी ले लिया, ये जनरल है ना, जनरलाइजेशन कर रहा हूं, तो प्रत्येक के लिए नहीं देखना पड़ेगा, कोई एक एलिमेंट ले लिया, तो इसका मतलब हुआ कि मॉड ऑफ ए डिफरेंस बी सम है। मैंने कहा कि ए बी इस आर का एलिमेंट है, तो ए बी आर में है, तो इसका मतलब इसका डिफरेंस क्या होगा, सम होगा, ठीक है, ये तो है, ये परिभाषित ही है। और मैं क्या लिख सकता हूं कि a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, आप जानते हैं, ठीक है, 3 माइनस 5 या 5 माइनस 3 बराबर 3 माइनस 5, 5 में से 3 गया 2 प्लस 2, और 3 में से माइनस 5 गया माइनस 2, पर मॉड लेके वो प्लस 2, ठीक है, तो a माइनस बी का मॉड b माइनस ए के मॉड के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब बी ए बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका प्रत्येक पेयर के लिए ले रहा हूं रिप्रेजेंटेशन, ए बी आर में है तो बी भी आर में है, तो इसका मतलब आर क्या है, सिमेट्रिक है, सममित है, आर इज सिमेट्रिक। तो दो चीज हो गई, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया। अब मैं और चीजें देखता हूं थोड़ा सा, आप देखिए, ठीक है, आप देखिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इसका मतलब ए डिफरेंस भी सम है, ये डिफरेंस भी सम है, ठीक, बी सी बिलोंग्स टू आर, मैं कह रहा हूं यदि एक एलिमेंट मैंने ए बी यहां का ले लिया, एक एलिमेंट मैंने बी सी इसमें ले लिया, तो बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ, बी डिफरेंस सी सम है, ठीक हो गया, ए डिफरेंस बी भी सम है, बी डिफरेंस सी भी सम है। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग, देखते हैं आगे, इसको एडजस्ट करते हैं। देखिए अब मैं लिख रहा हूं क्या, मैं लिख रहा हूं ए डिफरेंस सी, ए डिफरेंस सी क्या हो जाएगा, ए डिफरेंस बी प्लस बी डिफरेंस सी, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, ए माइनस सी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए माइनस सी को मैं लिख सकता हूं, ठीक है डियर स्टूडेंट, ए माइनस सी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए माइनस बी और बी माइनस सी, ठीक है। अब देखो ए डिफरेंस बी भी सम है, सम है, ठीक, बी डिफरेंस सी भी क्या है, सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ठीक है ना, ठीक है ना, ए डिफरेंस बी ये सम है, ये भी सम है, तो दो सम संख्याओं का जोड़ क्या होगा, वो भी सम होगा, ठीक है, दो सम संख्याओं को मैं यदि जोड़ूंगा तो वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, एक सम दूसरे सम में जोड़ रहा है तो भी सम हो जाएगा, इसका मतलब ए डिफरेंस सी भी क्या हो जाएगा, सम है, ए डिफरेंस सी भी क्या हो जाएगा, सम हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, क्या लिखा मैंने, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो मेरे पास आ गया ए सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब
आर क्या हो जाएगा, संक्रामक है, आर ट्रांजिटिव है, आर इज ट्रांजिटिव। तो क्या रिजल्ट आया डियर स्टूडेंट, आर स्वतुल्य भी है, आर सममित भी है और आर संक्रामक भी है। आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, आर इज सिमेट्रिक, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक एंड आर इज ट्रांजिटिव हो गया। तो मेरे पास आ गया, इसका मतलब हुआ कि आर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि आर एक तुल्यता संबंध है, आर एक तुल्यता संबंध है। कोई संबंध तुल्यता कब बनता है, जब वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। ठीक है, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक, आर इज ट्रांजिटिव, सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। एक तो पोर्शन आपके पास ये था। इसमें दूसरा पार्ट भी पूछा हुआ था, आइए उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दूसरा पूछा हुआ था, इसको भी डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट। आइए, दर्शाए कि जो सेट है ना 1 3 5, इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, इसके सारे एलिमेंट जो हैं एक दूसरे से, सो दैट द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अबे देखो, ये भी क्या है, विषम, ये भी क्या है विषम, ये भी क्या है विषम, ऑड ऑड ऑड। और किन्हीं दो नंबर्स का ऑड ले लेंगे, सॉरी किन्हीं दो ऑड नंबर्स का डिफरेंस ले लूँगा तो वो क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 3 1 5 और 3 5 को देखो आप, 1 डिफरेंस 3 तो 2 आ गया, सम है कि नहीं। 1 डिफरेंस 5, इसका तो 1 डिफरेंस 5 -4, मोड ले लिया, ये सम है। ठीक है, 3 5 का क्या हो जाएगा, 3 डिफरेंस 5, 3 में से 5 गए -2, मोड ले लिया, ये भी क्या है, सम है। ठीक है ना। तो एक दूसरे से संबंधित है कि नहीं है, रूल तो यही है ना, रिलेशन तो यही है ना। तो यहां पर मैं ये भी लिख सकता हूं, 1 3 5 के सभी अवयव क्या हैं, विषम हैं, अतः ये एक दूसरे से संबंधित हैं, ये एक दूसरे से संबंधित हैं, ये एक दूसरे से संबंधित हैं। इसलिए संबंधित हैं कि इनका अंतर और उनका मोड ले लिया तो क्या होगा, सम संख्या होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए